Hello, class 11. Myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी को सीख सकते हैं, अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं इसके बारे में आप हमारे साथ सीख सकते हैं। चलिए, हमारा जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और हमने इस बार कौन कौन से टर्म सिलेक्ट किए हैं चलिए देखते हैं। तो हम इस बार डिस्कस करेंगे एक टर्म आपके साथ क्रेडिट। बहुत ही पॉपुलर टर्म है। अगर आप कॉमर्स सीख रहे हैं, अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो आपको क्रेडिट, डेबिट और एंट्री, एंटिटी, इंसॉल्वेंट, प्रोप्राइटर, सॉल्वेंट, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट मैनर में इनका यूज आपको देखने में आएगा। या ये कह सकते हैं कि बिना डेबिट क्रेडिट के तो अकाउंटेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंटेंसी में इन टर्म्स का क्या मीनिंग है। हमने टर्म लिया है क्रेडिट। चलिए देखते हैं क्रेडिट क्या है। क्रेडिट यानी जब कभी भी आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में आपको दो साइड मिलते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसे हम डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। जब कभी भी अकाउंट क्रेडिट होता है तो आप देखेंगे कि अकाउंट व्हेनेवर इज क्रेडिटेड, तो आप देखेंगे कि पोस्टिंग जो होगी अकाउंट में बाई साइड में, यानी कि जब क्रेडिट यानी बाई साइड का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड में उस एंट्री की पोस्टिंग उस अकाउंट में आप देखते हैं। और अगर अकाउंट डेबिट होता है तो आप इसकी पोस्टिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यानी कि टू साइड में देखेंगे। तो यानी अकाउंट में आपको लेफ्ट हैंड साइड टू साइड मिलता है जिसे हम डेबिट साइड कहते हैं, और अकाउंट में आपको राइट हैंड साइड बाई साइड मिलता है जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और जब कभी भी अकाउंट, जिस अकाउंट में भी आप पोस्टिंग कर रहे हैं, अगर वो डेबिट होगा तो आप देखेंगे कि पोस्टिंग उसके डेबिट साइड में होगी, और अगर वो अकाउंट क्रेडिट होगा ट्रांजैक्शंस में तो आप देखेंगे कि उसमें जो उस अकाउंट में पोस्टिंग होगी वो बाई साइड में होती है। चलिए देखते हैं आगे। राइट साइड ऑफ अकाउंट इज, राइट साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट इज व्हाट, राइट साइड ऑफ अकाउंट। इफ एन अकाउंट इज क्रेडिटेड देन एंट्री इज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड, यानी अगर कोई अकाउंट क्रेडिट होता है तो उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी जाती है। फ्रॉम इटालियन वर्ड क्रेडिटो, ये जो टर्म है ये कहां से लिया गया है, इटालियन वर्ड क्रेडिटो से ये टर्म क्रेडिट लिया गया है। ठीक है, फिर अगला टर्म हमारे पास है डेबिट। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, यानी किसी अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट पार्ट को शो करता है उसके। इफ एन अकाउंट इज डेबिटेड देन एंट्री इज पोस्टेड टू डेबिट साइड, यानी अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग को डिनोट करेगा। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेबिटो, तो हम देखते हैं ये टर्म आ जाता है इटालियन वर्ड डेबिटो से, और क्रेडिट टर्म हमको मिला था इटालियन वर्ड क्रेडिटो से। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला टर्म एंट्री। अगला टर्म हम ले रहे हैं एंट्री। देखते हैं कि एंट्री जो टर्म है, इस टर्म का अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में क्या यूज है। एंट्री, इकोनॉमिक एंट्री मींस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, जो फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजीशन को अफेक्ट कर रहा होगा, ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट को जब आप रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स, सो इट इज नोन एज एंट्री। यानी किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो रिकॉर्डिंग है बुक्स में रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन की इज नोन एज एंट्री। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म हमारे पास आ जाता है एंटिटी। एंटिटी क्या है, इकोनॉमिक यूनिट। एंटिटी इज इकोनॉमिक यूनिट, so entity is economic unit which
परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ऐसी कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, सेल करती है, परचेज करती है, गुड्स या सर्विसेज में डील करती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो परफॉर्म करेगी, जैसे हम एग्जांपल ले लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बजाज ऑटो की बात करते हैं, मारुति, टिस्को, इस तरीके की अलग अलग हम कंपनीज के नाम ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी क्या है, ये सभी इकोनॉमिक यूनिट है, तो हम इन सबको कह सकते हैं दीज आर एंटिटीज। एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी ऐसा कोई भी एंटरप्राइज जो लॉ के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इसका मोटिव जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया या किसी का मन हो गया चलो डकैती ये करते हैं, तो इसे भी वो कहेगा कि ये तो मेरा काम है तो ये मेरा बिजनेस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एंटिटी आप उसी को कहेंगे जो लॉफुल होना चाहिए, उसका जो फंक्शनिंग है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक, enterprise established in accordance with the law to engage in business activities, तो business activities में अगर वो engage हो रहा है तो उसका जो business activities lawful होनी चाहिए। ठीक है, like proprietorship, firm, corporations, companies, and accounting system is always devised for a specific business entity। ठीक, कोई भी accounting system अगर हम देखते हैं डिवाइस किया जाता है किसी बिजनेस एंटिटी के लिए, तो आप देखते हैं कि वो बिजनेस एंटिटी लीगल भी होती है। ठीक है, आल्सो नोन एज एन अकाउंटिंग एंटिटी, और इसको हम अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं। तो अगला टर्म हमने लिया है इंसॉल्वेंट। व्हाट इज इंसॉल्वेंट, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हमने एक टर्म लिया था बैड डेट। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट कौन होता है, पर्सन और एंटरप्राइज, पर्सन और एंटरप्राइज, यानी कि कोई एक पर्सन भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन, और कोई आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कोई एंटरप्राइज भी हो सकता है। विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स, यानी वो पर्सन है या कोई एंटरप्राइज है, अगर वो अपने जो उसके डेट्स हैं, जो उसने उधार लिया हुआ, उसको अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्सन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी अपने कर्ज नहीं चुका पा रहा है। तो इनके लिए टर्म आ जाता है इंसॉल्वेंट। अगला टर्म हमने लिया है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है और बियर कर रहा है सारे रिस्क, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी रिस्क है वही बियर करेगा। ओके, जितने भी लॉस अगर कुछ होते हैं तो वही बियर करेगा, अगर प्रॉफिट उसको बिजनेस में हो रहा है तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी उसी का राइट होता है। ठीक है, विद द बिजनेस। अगला टर्म हमने लिया है सॉल्वेंट। देखते हैं व्हाट इज सॉल्वेंट। द टर्म सॉल्वेंट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और एन एंटरप्राइज। जस्ट इंसॉल्वेंट का अपोजिट है ये। इंसॉल्वेंट मतलब जो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है, और सॉल्वेंट ऐसा कोई भी पर्सन, एंटरप्राइज जो अपने डेट्स को, बिजनेस के डेट्स को पे कर सकता है, उसे आप कहेंगे सॉल्वेंट। एंटरप्राइज भी सॉल्वेंट हो सकता है, पर्सन भी सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। अगला टर्म हमने देखते हैं क्या लिया है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, हम इसको कलेक्टिवली अगर हम देखें, ये 2 से 3 टर्म्स का एक कलेक्टिव नेम यहाँ पर दिया जा रहा है, फाइनल अकाउंट। कौन कौन से टर्म्स इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसको हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर हम कहेंगे तो वहां पर हम इसको कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो यहां पर टर्म आ जाता है स्टेटमेंट, इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है,
और ट्रेडिंग बिजनेस में आप देखते हैं तो यहाँ पर टर्म आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सभी एसोसिएटेड होते हैं किससे? फाइनल अकाउंट से, यानी इसको हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो ट्रेडिंग और पीएल है ये क्या डिनोट करते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को डिनोट करते हैं, जबकि बैलेंस शीट क्या डिनोट करता है? असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के बारे में बताएगा और ये बताएगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।